का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। जब sp3 होगा तो ज्योमेट्री कैसी है, टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल जैसे मीथेन होता है आप देखे होंगे, उसी तरह से क्या होता है, उसी तरह से ये है टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। देख रहे हैं। हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो आज SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म 3D मॉडल से देखेंगे और समझेंगे उसकी बारीकियों को। तो आप बोर्ड लेवल की तैयारी कर रहे हैं या कंपटीशन लेवल की, जो बारीकियां मैं बताने का प्रयास करूंगा उसको ध्यान से, उसको मॉडल की सहायता से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए आज यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी हिंदी में बोले एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखेंगे। बोर्ड पर जैसा आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में, ये बोर्ड पर या पेपर पर आप लिखते हैं तो कुछ ऐसा मैकेनिज्म बनाते हैं। इसी चीज़ को हम डिफरेंट एटम एंड स्टिक, बॉल एंड स्टिक की मॉडल बनाकर ये मैकेनिज्म को समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो आप जानते हैं कि जो SN1 रिएक्शन होता है वो टर्शियरी या सेकेंडरी एल्केन हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। यदि ये मेथिल होता है या प्राइमरी एल्केन हैलाइड होता है तो उसमें SN2 रिएक्शन होता है। और SN1 का पूरा नाम तो जानते ही ना, न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर। वन मतलब यूनिमॉलिक्यूलर, एन मतलब न्यूक्लियोफिलिक, एस मतलब सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, वन का मतलब यहाँ क्या है, इसका मेन थीम क्या है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसका एक कंसंट्रेशन, एक रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन डिपेंड करता है। वो रिएक्टेंट क्या होगा, सबस्ट्रेट, यानी जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है उसका वन आता है। यानी इसके कंसंट्रेशन, यानी जो सबस्ट्रेट होगा उसका कंसंट्रेशन कम रहेगा तो रिएक्शन रेट स्लो होगा, कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो रेट ज़्यादा होगा। इस पर जो न्यूक्लियोफाइल होगा, न्यूक्लियोफाइल OH या कोई भी न्यूक्लियोफाइल होगा, उसके कंसंट्रेशन पर रेट डिपेंड नहीं करता है। और इसकी खास पहचान ये है कि 2 स्टेप में होता है, जबकि SN2 1 स्टेप में होता है। 2 वहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को बताता है, स्टेप को नहीं। इसमें इंटरमीडिएट स्टेप बनता है, जो भी देख रहे हैं आप, और उसको मैं बनाऊंगा भी मॉडल से। तो इन सब बातों को डिटेल से समझते हैं, अच्छे से समझते हैं। आइए, तो हमने सबसे पहले समझाने के पर्पज से लिया है, जो ब्लैक आप बॉल देख रहे हैं ये कार्बन है। अब कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। यदि आप इसको एक H यहाँ का मान लीजिए, ये हाइड्रोजन समझ लीजिए, तो ये यदि आप 4 हाइड्रोजन लगाएंगे तो ये मीथेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मीथेन बन जाएगा। ठीक है, अभी रंग अलग अलग हो सकता है, लेकिन हमें जो समझाना है कि ये जो अलग अलग रंग है वो 4 मान लीजिए हाइड्रोजन है, चारों अटैच है टेट्राहेड्रली। अब यदि एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर देते हैं CH3 ग्रुप से, किस ग्रुप से, CH3। देखिए, एक कार्बन 3 हाइड्रोजन, ये CH3, और इसका एक साइड इनकम्प्लीट है, यानी ये मिथाइल ग्रुप कहलाएगा। यदि ये H लगा होता तो मीथेन होता। अब इस कार्बन से जो सेंटर कार्बन मैंने लिया है उसको मैं अटैच कर दे रहा हूँ, जोड़ दे रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 1 डिग्री। अभी तो इथेन बना है, अभी क्या है, इथेन। लेकिन हम इस जो मैंने मेन पहले स्टार्टिंग लिया था उस कार्बन से कोई हैलोजन लगा दें, क्या लगा दें, हैलोजन। तो हम इसको हटाकर एक हैलोजन लगा दे रहे हैं, एक H को हटाकर हैलोजन पर एटम, चाहे जैसे मैंने ब्रोमीन ले लिया है, ब्रोमीन को यहाँ मैंने क्या कर दिया, अटैच कर दिया। तो जो सेंटर जिससे हैलोजन जुड़ा है उस कार्बन को हम फंक्शनल कार्बन बोल सकते हैं, और ब्रोमीन को फंक्शनल ग्रुप बोल सकते हैं, या एटम है। तो जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच है उस कार्बन से एक मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए ये प्राइमरी मेथिल यह प्राइमरी हेलो एल्केन है, प्राइमरी हेलो एल्केन, क्योंकि इस सेंटर कार्बन से, जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है उससे एक मेथाइल ग्रुप है, तो ये मेथिल या 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है। जनरल बोलते हैं एल्किल, एल्किल मतलब ये जो सब्स्टिट्यूट्स है, और एल्किल हैलाइड, ठीक है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड है। अब यदि दूसरा H हटाकर, 3 H थे, मैंने एक ब्रोमीन लगा दिया, 2 H, अभी तीसरे H को, मतलब दूसरे H को हटाकर फिर से एक एथिल मेथिल ग्रुप लगा देते हैं। देखिए, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन है, एक साइड खाली है, तो ये मैंने इसको यूज कर लिया। अब ये बन गया क्या, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। क्या बन गया, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। एक मिनट, ये H गिर गया था, उसको सही कर दें, ठीक है, जस्ट मिनट। यहाँ अब ये बन गया क्या, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। अभी भी एक H और है। अब देखिए, अभी सेकेंडरी एल्किल हैलाइड यानी सेकेंडरी, इसका IUPAC नाम बताना चाहेंगे तो 1 2 3 3 कार्बन है, बीच वाले कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। क्या है नाम इसका, IUPAC नाम 2 ब्रोमो प्रोपेन। अच्छा, अभी ये सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है, तो इसमें SN1 और SN2 दोनों होने की संभावना रहेगी 50-50%, ठीक है। लेकिन यदि मेथिल था पहले, यानी मेथिल ब्रोमाइड होता, केवल न प्राइमरी होता ना सेकेंडरी, तो वो उसमें SN2 होने की संभावना होती। क्यों, क्योंकि जितना ज़्यादा क्राउडिंग होता जाएगा इस कार्बन पर उतना ज़्यादा SN1 होने की संभावना होगी, क्योंकि ये स्टेबिलिटी को जाएगा जब ये Br हटेगा, ठीक है। जबकि SN2 में एक साथ होता है, जैसे पिछले वीडियो में आप देख चुके हैं। तो अब मैं तीसरे H को क्या कर रहा हूँ, रिप्लेस कर रहा हूँ मेथाइल ग्रुप से। अब ये फिर से मैं मेथाइल ग्रुप लिया हूँ और इसको तीसरे H को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। अब ये जो बना है, जिसको मैं सेंटर पकड़ा हूँ हाथ में, वो क्या है, कायरल फंक्शनल कार्बन है, यानी जिस फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उसको फंक्शनल कार्बन बोल सकते हैं, या
सेंटर कार्बन है, इससे 3 मिथाइल ग्रुप लगा है, तो इसको बोलते हैं टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। टर्शियरी ब्यूटिल मतलब 3 मिथाइल ग्रुप है सेंटर से लगा हुआ और एक ब्रोमीन है, तो टर्शियरी ब्यूटिल में आईयूपीएसी नाम बताना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन, 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। ठीक है, अब इसको हम यदि ड्रा करते हैं बोर्ड पर या आप पेपर पर ड्रा करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा कि 3 ये रेड वाला क्या है ब्रोमीन है और 3 ब्लैक जो बड़े बड़े हैं वो कार्बन है, उनसे 3 हाइड्रोजन लगे हैं और जिसको मैं पकड़ा हूँ सेंटर कार्बन है, यानी वो फंक्शनल कार्बन कह सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, देखिए ये है, ये 3, तो 1 2 3 और तीनों से 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, जो आपको फ्रंट में दिख रहा है ये यहाँ पर आप बनाएंगे पेपर में, तो फ्रंट में तो बना नहीं सकते, ऊपर उभार नहीं सकते, तो आप इसको प्लेन में बनाते हैं और ये ब्रोमीन है। ठीक है, तो ये हो गया टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। ये आपका सबस्ट्रेट है, क्या है सबस्ट्रेट, फिर से देख लीजिए इसको ऐसे। ठीक है, तो ये टर्शियरी, अब इस ये कार्बन जो जिससे फंक्शनल ग्रुप लगा है वो कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा sp3। जब sp3 होगा तो ज्योमेट्री कैसी है टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल जैसे मेथेन होता है आप देखे होंगे उसी तरह से क्या होता है, उसी तरह से ये है टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, देख रहे हैं ये टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड है। तो ये भी क्या हो गया, आप ज्योमेट्री समझ गए, टेट्राहेड्रल है, एंगल कितना होगा 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा, रिप्लेस होता है, यानी हैलोजन हटता है और इस पर कोई न्यूक्लियोफाइल आता है। न्यूक्लियोफाइल कुछ भी हो सकता है, आज हम समझाने के पर्पज से OH आयन लिए हैं, और OH आयन कहाँ से मिलता है, एक्वस NaOH या एक्वस KOH से मिल सकता है। ठीक है, तो हम जली NaOH यूज करेंगे जिससे हमें न्यूक्लियोफाइल जनरेट मतलब मिलेगा, वो है हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, कुछ भी हो सकता है न्यूक्लियोफाइल, साइनाइड, हाइड्रोक्साइड, ठीक है, आयोडाइड, ये कुछ भी हो सकता है। चलिए अब इसका एलिमिनेशन कैसे होता है, यानी ये घटना SN1 रिएक्शन, घटना का मतलब कंप्लीशन 2 स्टेप में होता है। तो पहले स्टेप में क्या होता है, तो पहले स्टेप में हम लोग क्या लिखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन का बनना। तो कार्बोकेटाइन कैसे बनेगा, जब ये Br यहाँ से निकलेगा तो ये 3 बॉन्ड बचेगा और इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। हाँ, तो देखिए इसको कैसे होता है, ये Br क्या हो रहा है, यहाँ से निकल रहा है, ब्रेक कर रहा है, पहले स्टेप में ये निकल जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ज्योमेट्री इसकी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, टेट्राहेड्रल से क्या हो जाएगी, क्योंकि Br निकल गया तो चौथा बॉन्ड निकल गया, तो अभी 3 बॉन्ड हैं, तो तीनों बॉन्ड मैक्सिमम डिस्टेंस पर कब रहेंगे, जब बॉन्ड एंगल 120 हो जाएगा, यानी 120, और ज्योमेट्री इसका नाम हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर। और ट्राइगोनल प्लेनर में जो सेंटर कार्बन का हाइब्रिडेशन होगा वो क्या होगा, sp2, क्या होगा sp2 है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अब ये 3 डिग्री होने की वजह से ये जो कार्बन है, कार्बोकेटायन तो बना है, लेकिन किस तरह का कार्बोकेटायन बना है, 3 डिग्री, यानी टर्शियरी कार्बोकेटायन बना है। क्यों, क्योंकि इसमें 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, यदि 2 होता तो सेकेंडरी होता, 1 होता तो प्राइमरी होता, कुछ नहीं होता तो मिथाइल कार्बोकेटायन होता। और ये जो कार्बोकेटायन है टर्शियरी कार्बोकेटायन होने की वजह से ये ज़्यादा स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, ड्यू टू प्लस इफेक्ट, या आप बोल सकते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनाना चाहेंगे इसका, जब आप 11th में पढ़े हैं तो हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर इसका कार्बोकेटायन का कितना बनेगा, 9 बनेगा। कितने बीटा अल्फा, ये फंक्शनल ग्रुप था अल्फा, ये बगल वाला क्या बीटा हाइड्रोजन, फिर से समझ लीजिए, ये इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है बताइए, ये अल्फा है ना, क्योंकि फंक्शनल का, अब ये मान लेंगे प्लस आ गया तो फंक्शनल हो गया, ये अल्फा कार्बन है, तो अल्फा कार्बन से कितने हाइड्रोजन लगे हैं, 3, इधर भी 3, सेम डिस्टेंस पे लगे हैं, तो 9 अल्फा हाइड्रोजन है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, 9। अच्छा, इसके साथ साथ इसमें प्लस इफेक्ट भी होगा, जिसकी वजह से ये सेंटर वाला कार्बन बहुत स्टेबलाइज होगा। इसी स्टेबिलिटी का ये इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट स्टेट या इंटरमीडिएट अवस्था। ठीक है, और SN2 में क्या होता है, एक ही स्टेप में होता है, तो वो ट्रांजिशन स्टेट होता है। यहाँ पर क्या होता है, ये इंटरमीडिएट स्टेट आता है। ठीक है, अब इंटरमीडिएट, अच्छा ये ब्रोमाइड जो है यहाँ पर निकल के जो इसका पॉजिटिव चार्ज रहेगा उसके साथ अटैच हो जाता है। यहाँ पर ब्रोमाइड आयन को दिखाया गया है पहले स्टेप में, तो ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है, तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या क्या बदला, हाइब्रिडेशन चेंज हुआ, sp3 से sp2 हुआ, टेट्राहेड्रल से टेट्रागोनल प्लेनर हो गया, और ये बॉन्ड कितना था 4, अब कितना है 3, ये न्यूट्रल से पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है, और ज्योमेट्री बदल गई, हाइब्रिडेशन बदल गया, बॉन्ड एंगल बदल गया, तो ये बदला हुआ। अब इसको न्यूक्लियोफाइल अटैक आएगा, तो इसको इस सेंटर पर पहुंचने के इसके 2 रास्ते हैं। न्यूक्लियोफाइल आएगा तो इस मान लीजिए न्यूक्लियोफाइल का मैंने O ले लिया है और ये H है, ये रेड वाला H है, O जो L वाला है आपका O है, तो वो OH है, यानी उसका एक साइड खाली है, जहाँ से निकला होगा उसका एक साइड क्या है, खाली है। तो ये अभी अटैक कर सकता है कहीं पर भी, मतलब किसी भी डायरेक्शन से, कहने का मतलब है, मैं फिर से इसको बदल रहा हूँ थोड़ा सा दूसरे
OH को ले रहा हूँ ताकि क्लियर आपको दिखे। तो देखिए ये है O, ये है H, यानी ये। अब ये जो इंटरमीडिएट स्टेज है कार्बोकैटायन, उस पर OH का अटैक होना है, तो इस सेंटर तक पहुंचना है। तो अटैक होने का दो तरीका है इसका, ये कार्बोकैटायन पर जो, अच्छा मैं यहाँ पर जो अभी बनाया और देखा है टेट्राहेड्रल, लेकिन एक्चुअली में प्लेनर हो जाएगा। अभी हम प्लेनर करने के लिए इसको स्प्रिंग को लगाते तो ये प्लेन में आ जाता है, लेकिन आप समझ लीजिए उसको कि ये प्लेनर है। क्या है? प्लेनर है। एक मिनट, ये कुछ इस तरह रहेगा कि चारों जो कार्बन एटम है वो एक प्लेन में रहेंगे। यानी कहने का मतलब है कि अभी रखने पर ये ट्राइगोनल पिरामिडल दिख रहा है, कुछ ऐसा दबाने पर कि ये चारों कार्बन कहाँ हो? प्लेन में हो, तो वो प्लेनरिटी हो जाएगी। अभी मैं लास्ट में स्प्रिंग बदल कर इसका जो रॉड है उसको बदल कर दिखाऊंगा प्लेनर कैसा हो जाता है। तो अभी मैं समझाने के लिए इसको मान रहा हूँ प्लेनर है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। तो ये OH जो है ये सामने से अटैक करेगा, तो सामने से अटैक करेगा तो क्या स्ट्रक्चर बनाएगा? ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा, यानी ये ऐसे फिर से टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में आ जाएगा, ठीक है। ऐसा देखिए, ये फिर से पीछे की साइड हो जाएंगे और ये बन जाएगा टर्शियरी ब्यूटिल एल्कोहल, टर्शियरी ब्यूटिल एल्कोहल, टर्शियरी ब्यूटिल एल्कोहल। यहाँ क्या था? टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड था, ब्रोमाइड हट गया, उसके जगह पर क्या आ गया? ये OH आ गया। तो ये जहाँ पर ब्रोमाइड था उसी जगह OH आया, तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा रिटेंशन प्रोडक्ट बनेगा। कैसा बनेगा? रिटेंशन, ज्यों का त्यों, ओरिएंटेशन में बदलाव नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि OH कहाँ से अटैक किया है? इसके ठीक सामने वाले साइड से, यानी फ्रंट से अटैक किया। फ्रंट अटैक से ओरिएंटेशन नहीं बदलती है। लेकिन ये जो ट्राइगोनल प्लेनर ये कहीं से भी अटैक कर सकता है। यहाँ पर ऐसा है तो ये पीछे से भी अटैक कर सकता है, जैसे SN2 में होता है। तो ये OH सामने की बजाय यदि ये बैक साइड से अटैक करता है यहाँ से, तो ये वाला जो CH3 तीनों इस डायरेक्शन में झुके थे वो क्या हो जाता है? पलट जाता है। यानी ये ऐसा होता, ओरिएंटेशन क्या हो जाता? बदल जाता। तो ओरिएंटेशन बदल जाता है तो क्या कन्फिग्रेशन कहलाएगा? ये कहलाएगा इन्वर्जन प्रोडक्ट। क्या कहलाएगा? इन्वर्जन। OH इसके Br जहाँ लगा था उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन से अटैक किया है, तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा? इन्वर्जन। तो जब फ्रंट अटैक करेगा रिटेंशन, बैक साइड अटैक करेगा, यहाँ से बैक साइड से अटैक करेगा इन्वर्जन, मतलब उल्टा बनेगा। और हाइब्रिडाइजेशन फिर से sp2 से क्या हो गया? sp3। इस ट्रायंगुलर प्लेनर से क्या हो गया? टेट्राहेड्रल। अभी कार्बोकैटायन से क्या बन गया? एल्कोहल बन गया। पहले स्टार्टिंग क्या लिया गया था? ब्रोमाइड। अच्छा, ये सेकंड स्टेप में होता है। कार्बोकैटायन पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक किस स्टेप में होता है? सेकंड स्टेप में। यानी SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में होता है, ठीक है। तो ये दोनों का मिलना क्या कहलाएगा? रेसिमाइजेशन, रेसिमिक मिक्सचर मिलता है। रेसिमाइजेशन यानी इन्वर्ट प्रोडक्ट और रिटेंशन प्रोडक्ट दोनों का मिलना रेसिमाइजेशन कहलाता है, ठीक है। अच्छा, ये कब हो सकता है? जब ये जो CH3 जो 3 ग्रुप हैं वो अलग अलग डिफरेंट एटम या ग्रुप लगे हों तब। यानी ये कार्बन क्या होना चाहिए? कायरल। तो यहाँ तो कायरल है नहीं, लेकिन मैं समझाने के दृष्टिकोण से, यानी समझाने के लिए मैंने तीनों को सामान ले लिया था टर्शियरी कार्बोकैटायन। लेकिन ये मान लीजिए कुछ अलग ग्रुप होता है, ये अलग ग्रुप होता है, ये यानी जब कार्बन से चारों ग्रुप क्या होते हैं? अलग अलग, तब वो क्या होता है? कायरल। तो यहाँ पर जो होना चाहिए वो कायरल कार्बन होता, तब आपको 50% रिटेंशन, 50% इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलता। यदि ऐसा है, मतलब तीनों कायरल, सभी मतलब कार्बन कायरल नहीं है, तो फ्रंट भी मिल सकता है ज़्यादा और बैक वाला भी मिल सकता है। दोनों का जरूरी नहीं कि मिल पाए, मिलेगा, लेकिन कितना कितना परसेंट मिलेगा ये निश्चित नहीं रहेगा। अच्छा, आप प्लेनरिटी की बात समझना चाह रहे थे, मैं बोला कि स्प्रिंग में बदलूंगा, तो मैं उसको दिखा रहा हूँ। ये बात समझ में आया कि ये 2 स्टेप में, पहले स्टेप में कार्बोकैटायन का बनना। अच्छा, ये जो Br निकला उसको बोलते हैं लिविंग ग्रुप। तो लिविंग ग्रुप जो बचा है और इसका जो पॉजिटिव पार्ट बचा है, जैसे मान लीजिए कि NaOH था तो Na+ होगा, तो NaBr बन जाता है बाई प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट बन गया एल्कोहल। इसका कन्फिग्रेशन दोनों मिल सकता है, ठीक है, रिटेंशन और इन्वर्जन। तो इस तरह से SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म इस मॉडल की सहायता से मैं समझाने का प्रयास किया। और प्लेनरिटी की बात करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। स्प्रिंग इसको रॉड को मैं बदलकर आपको प्लेनरिटी बता दे रहा हूँ। देखिए, ये इसका जब कार्बोकैटायन बनेगा टर्शियरी कार्बोकैटायन, तो सेंटर कार्बन जिसे हाइड्रोजन लगा था, जो ब्रोमाइड लगा था, और 3 मिथाइल ग्रुप, तीनों चारों एटम हाइड्रोजन को छोड़कर चारों कार्बन एटम एक प्लेन में है, इसलिए बोलते हैं ट्राइगोनल। 3 कोण एंगल है ना, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है ना। ये देख पा रहे हैं ट्राइगोनल प्लेनर। अभी इसी को हम लोग यहाँ बोर्ड में बनाते हैं, तो मैं उठाने का प्रयास कर रहा हूँ और समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, कभी कभी ढीला होता है ना, तो ये गिर जाता है। कोई बात नहीं, आप सीख रहे हैं और मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो टाइम और एक्सपेरिमेंटल एरर आता ही है। तो ये देखिए, देख पा रहे हैं ये सभी के सभी एटम कहाँ है? प्लेन में है, और ये है ट्राइगोनल प्लेनर। समझ रहे हैं? ये देखिए, यही है कार्बोकैटायन, टर्शियरी कार्बोकैटायन, ठीक। ये देखिए, ठीक है। तो ये है ट्राइगोनल प्लेनर का
कार्बोकेटायन, और ये कार्बन स्टेबलाइज होता है मेथाइल ग्रुप के लगने होने से, प्लस आई इफेक्ट की वजह से और हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से स्टेबलाइज होता है। इसलिए ये वीक इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में भी ये रिएक्शन कंप्लीट होता है। ठीक है ना, ये देख रहे हैं, ये प्लेनर लूज मैंने बनाया इसलिए आपको प्लेनर में दिखा पा रहा हूँ, और टाइट लेता तो ट्रायगोनल टेट्राहेड्रल ही रह जाता। ठीक है, सभी के एटम कहाँ है, एक ही तल में है, इसलिए इसको बोलते हैं प्लेनर। ठीक है, प्लेनर। तो इस तरह से आप SN1 का मैकेनिज्म 3D मॉडल से समझ पाए होंगे। ये मेरी कोशिश थी कि मैं जो थ्योरेटिकल पढ़ते हो हैं आप लोग, उसको मॉडल की सहायता से विजुलाइज करके आपको सिखा सकूँ। तो वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो उन तक जिसको इसकी आवश्यकता है समझने की, अभी वो तैयारी कर रहा है, उनको तक पहुंचाइएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद,